Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our series of abdominal examination. हमने फर्स्ट वीडियो में इंस्पेक्शन कवर किया था, सेकंड वीडियो में पैल्पेशन कवर किया था जो कि पूरा कवर नहीं हुआ था. तो ये जो थर्ड वीडियो है इसमें हम पैल्पेशन का आगे जो ऑर्गन्स रह गए थे पैल्पेट करने के और कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस रह गई थी वो कवर करेंगे. इसके नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में हम परकशन एंड ऑस्कल्टेशन कवर करेंगे. इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कि गॉल ब्लैडर कैसे पैल्पेट करेंगे. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लिवर को आप पेशेंट के बेड साइड के साइड में काउच पे बैठ के आप दोनों हाथों से रेक्टस एब्डोमिनस के लेटरल में और 9th कोस्टल कार्टिलेज की टिप के आसपास जहाँ वो रेक्टस एब्डोमिनस जा रही है वहाँ से शुरू कर सकते हैं और नीचे 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 जाके देख सकते हैं अगर रेसिस्टेंस इनकाउंटर हो रही है. तो गॉल ब्लैडर के केस में सिमिलर मेथड यूज़ किया जा सकता है या उसका जो ऑल्टरनेट मेथड था जिसमें हम ऐसे जाते हैं और इंडेक्स फिंगर के इधर फील होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मतलब उतना ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है. तो सिमिलर वे से गॉल ब्लैडर को पैल्पेट करेंगे और नॉर्मल पेशेंट्स में यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में गॉल ब्लैडर पैल्पेबल नहीं होता है. वो तब पैल्पेट किया जा सकता है जब वो एनलार्ज या डिस्टेंडेड होता है. जब वो डिस्टेंडेड होता है तो वो इम्पोर्टेंट साइन फॉर्म करता है और पैल्पेट होते वक्त एज अ फर्म स्मूथ रफ और ग्लोब्यूलर स्वेलिंग फील हो सकता है विद डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स जस्ट लेटरल टू द एज ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस नियर द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज. रेस्पिरेशन के साथ ऊपर नीचे होता है वो भी इट मूव्स विद रेस्पिरेशन, मतलब ऊपर नीचे मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता है. एंड इट्स अपर बॉर्डर गॉल ब्लैडर का अपर बॉर्डर जो है इट मर्जेस विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर और डिसअपियर्स beneath द कोस्टल मार्जिन एंड हेंस कैन नेवर बी फेल्ट. गॉल ब्लैडर का अपर बॉर्डर फील नहीं हो सकता. जब लिवर एनलार्ज होती है या गॉल ब्लैडर ग्रॉसली डिस्टेंडेड होता है तो वो हाइपोकॉन्ड्रियम में हो सकता है ना फील हो, लेकिन राइट लंबर रीजन में जैसे जैसे हम नीचे और जाते जाएंगे और इवन एज लो एज राइट इलियाक रीजन में फील हो सकता है. अब ये राउंडेड बॉर्डर्स ऑफ गॉल ब्लैडर जो है यदि लंबर रीजन में फील होते हैं तो राइट किडनी के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं या कंफ्यूज किए जा सकते हैं. तो इनका डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है. तो जो राउंडेड बॉर्डर्स ऑफ गॉल ब्लैडर हैं उनकी कंपैरेटिव मोबिलिटी और रेस्पिरेशन ये है कि इट इज़ नॉट नॉर्मली बाईमैनुअली पैल्पेबल एंड दैट इट सीम्स टू लाई जस्ट beneath द abdominal wall helps to identify such a swelling as gallbladder rather than a palpable right kidney. राइट किडनी में बेलॉटमेंट मेथड यूज़ किया जा सकता है जिसमें वो बाईमैनुअली पैल्पेबल होती है. गॉल ब्लैडर इन्लार्जमेंट के केसेस में नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता. अब नॉर्मल फाइंडिंग कुछ भी हो सकती है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़िकल्ट प्रूव कर सकता है, लेकिन जब गॉल ब्लैडर लाई करता है इन द मिड और लोअर पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन में तब ज़्यादा डिफ़िकल्टी पोज करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि हम जो पैल्पेट कर रहे हैं वो राइट किडनी है गॉल ब्लैडर. लेकिन अगेन बेलॉटमेंट मेथड से राइट किडनी पैल्पेट होती है. गॉल ब्लैडर बेलॉटमेंट मेथड से आप नहीं कर पाते हैं नॉर्मल केसेस में, लेकिन अब नॉर्मल फाइंडिंग कुछ भी हो सकती है. अब गॉल ब्लैडर जो पैल्पेट हो रहा है यानी वो इलाज है डिस्टेंडेड है वो कौन कौन से सिचुएशंस में हो सकता है. तो 3 पेनलेस सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड है. पहला, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैनक्रियास एंड अदर कॉजेज ऑफ मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट. डक्ट्स जो है डायलेट हो जाती हैं और उसकी वजह से गॉल ब्लैडर भी डायलेट हो जाता है और इस केस में पेशेंट जो है डीपली जॉन्डिस्ड होता है. सेकेंड केस में म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकता है जिसमें एक गॉल स्टोन इम्पैक्ट हो जाती है इन द नेक ऑफ द कोलैप्स्ड एम्प्टी अनइन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर. म्यूकस continues to be secreted into its lumen. अनइन्फेक्टेड वॉल फाइनली इतनी डिस्टेंट हो जाती है कि वो पैल्पेबल हो जाती है. इन दिस केस बाइल डक्ट्स आर नॉर्मल एंड पेशेंट इज नॉट जॉन्डिस्ड. कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैनक्रियास या मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट में जब भी गॉल ब्लैडर फील होता है तो पेशेंट जनरली जॉन्डिस्ड होता है, लेकिन म्यूकोसील ऑफ गॉल ब्लैडर जब तक वो अनइन्फेक्टेड रहती है पेशेंट जॉन्डिस जनरली नहीं होता है. फिर आता है थर्ड सिचुएशन इज
carcinoma of gallbladder itself. तो gallbladder may be felt as a stony, hard, irregular swelling, unlike the firm, regular swelling of the above two mentioned conditions. तो जो गॉल ब्लैडर का अपना खुद का कार्सिनोमा होगा तो स्टोनी, हार्ड, इरेग्युलर स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी. बाकी दोनों जो केसेस हमने डिस्क्राइब किए थे उनमें फर्म, रेगुलर स्वेलिंग देखने को मिलती है ज़्यादातर. अब आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन जिसको कहते हैं मर्फीज साइन. ये किस में पाया जाता है? अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर में, यानी अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में, जब सिवियर पेन प्रेजेंट होता है. एक्सक्विजिटिवली टेंडर होता है लेकिन इंडेफिनिट मास जो है पैल्पेट हो सकता है. और अंडरलाइंग अक्यूटली इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर को वॉल्ड ऑफ बाय ग्रेटर ओमेंटम को ये रिप्रेजेंट करता है. अब इस साइन को एलिसिट करने के लिए पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो डीपली ब्रीथ करे. जब वो डीपली ब्रीथ करते हैं तो हम गॉल ब्लैडर को जैसे नॉर्मली पैल्पेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो करते हैं. जब इंस्पिरेशन के वक्त इंस्पिरेशन अपनी हाइट पे पहुंचता है तो पेशेंट की ब्रेथ जो है थोड़ा सा अरेस्ट हो जाती है विद अ गैस्प, एंड उस वक्त जो है आप एक मास फील कर सकते हैं. एंड दिस इज़ नोन एज मर्फीज साइन. एंड ये साइन जो है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस और अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ गॉल स्टोन्स में नहीं पाया जाता. ये जो है अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर में ही पाया जाता है. नेक्स्ट आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पैल्पेशन पे. तो नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर पैल्पेट नहीं हो सकता नॉर्मल पेशेंट्स में, लेकिन वो कब पैल्पेट होगा? जब वो फुल होगा, पेशेंट उसको एम्प्टी नहीं कर पाएगा, यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा. और कैसा फील होगा? वो स्मूथ, फर्म, रेगुलर, ओवल स्वेलिंग होगी. एंड इट विल बी पैल्पेटेड इन दी सुप्रा प्यूबिक एरिया रीजन. एंड अपर बॉर्डर जो उसका डोम है वो अम्ब्लाइकस तक पहुंच सकता है अगर इतना ज़्यादा रिटेंशन ऑफ यूरिन है. लेटरल बॉर्डर और अपर बॉर्डर्स ईजिली मेकआउट हो सकते हैं, ईजिली पता कर सकते हैं हम उनको, लेकिन पैल्पेट करेंगे अपने ही हाथों से, वे से. एंड अपर बॉर्डर उसका फील हो जाएगा यदि यूरिनरी ब्लैडर पैल्पेबल है. लेटरल बॉर्डर फील हो जाएगा, लेकिन लोअर बॉर्डर को आप फील नहीं कर सकते हो. उसके लेटरल एंड अपर बॉर्डर्स फील हो जाएंगे लेकिन लोअर बॉर्डर को आप फील नहीं कर सकते हो. एंड इससे ये पता चलता है कि स्वेलिंग इज अराइजिंग आउट ऑफ पेल्विस. दूसरी चीज़ है यूरिनरी ब्लैडर की जो स्वेलिंग फील होगी वो सिमेट्रिकल फील होगी एंड प्लेस्ड इन द सुप्रा प्यूबिक रीजन बीनीथ द अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस के नीचे. परकशन में देखेंगे कि इसका जो परकशन साउंड आता है वो डल टू परकशन होता है, ये आगे भी हम कवर करेंगे. एंड ये इस यूरिनरी ब्लैडर की जो स्वेलिंग है पेशेंट को बहुत ज़्यादा अर्ज देती है टू मिक्ट्यूरेट, यूरिन पास करने के लिए. और इन सारे साइंस को मिलाकर हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि यूरिनरी ब्लैडर की ही स्वेलिंग है और फर्दर एग्जामिनेशंस लिखेंगे. विमेन के केस में यूरिनरी ब्लैडर की स्वेलिंग को बहुत सारी और चीज़ों से भी डिफ्रेंशिएट करना होता है. जैसे कि पहली चीज़ है ग्रेविड यूटरस. जो ग्रेविड यानी प्रेगनेंसी होगी वो फर्मर, मोबाइल, साइड टू साइड होगा. एंड वजाइनल चेंजेस, उसमें वजाइनल साइंस देखने को मिलेंगे. इसलिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जेनेटेलिया का एग्जामिनेशन साथ में रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ऐसी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है. दूसरी चीज़ फाइब्रॉइड यूट्रस भी हो सकता है, लेकिन फाइब्रॉइड यूट्रस के केस में वो बॉसिलेटेड हो सकता है. बॉसिलेटेड यानी वो स्वेलिंग जो है मार्क्ड या कवर्ड होगी विद स्मॉल बॉसेस और प्रोट्यूबरेंस. बॉसिलेटेड बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड और ईडी एंड में लगा दिया है जिसमें प्रोट्यूबरेंस का मतलब हुआ उसका. तो फर्मर होगी वो वाली. और वजाइनल साइंस डिफरेंट होंगे फाइब्रॉइड के केस में भी. तीसरी चीज़ डिफ्रेंशिएट जो करते हैं फीमेल्स में वो है ओवेरियन सिस्ट. ओवेरियन सिस्ट में क्या है, यूजुअली इसेंट्रिकली होगी, प्लेस्ड टू लेफ्ट और राइट, एक साइड पे ज़्यादा नज़र आएगी. तो इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर की जो लार्जमेंट है या स्वेलिंग है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बाकी चीज़ों से विमेन में. नॉर्मली पैल्पेबल नहीं है लेकिन जब पैल्पेबल होगा तो जो बताया गया है उस तरीके से होगा. नेक्स्ट इज अयोटा एंड कॉमन फीमोरल वेसल्स. तो सबसे पहले बात करते हैं अयोटा की.
ज़्यादातर अडल्ट्स में अयोटा नॉर्मली फील नहीं होता है, लेकिन एज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनेशन इंक्रीजेस देन यू कैन फील अयोटा इन थिन पेशेंट्स, स्पेशली इन विमेन जिनकी लंबर लॉर्डोसिस बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। ऐसे विमेन में आप डीप पैल्पेशन से फील कर सकते हैं। तो इनिशियली जब पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं तो ये वन ऑफ दोज ओकेशंस है जहाँ हम फिंगर टिप्स यूज़ करके पैल्पेट करते हैं। नेल्स ट्रिम्ड होना एक्सट्रीमली नेसेसरी। तो अम्बलाइकस के लिटिल अबव एंड लिटिल लेफ्ट टू द अम्बलाइकस वहाँ पैल्पेट करके ऐसे जेन्युइनली गाड़ के देखना पड़ेगा, डीप पैल्पेशन करनी पड़ेगी। इतना भी नहीं कि पेशेंट को कुछ और ही हो जाए, टिश्यू टेयर हो जाए, इतना भी नहीं, बट हाँ प्रेशर से देखना पड़ेगा। एंड फिर यहाँ पे प्रेस एक्सटेंडेड फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स हेल्ड साइड बाय साइड डीपली इनटू एब्डोमिनल वॉल एंड इन द पोजीशन इस वाले में ऐसे। उसके बाद दोनों हाथों को रिमूव करके फिर रिपीट द प्रोसीजर एंड द मैन्यूवर अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू द राइट। इस वे में आप पल्सेशन भी चेक कर सकते हैं, विथ ऑफ अयोटा भी एस्टिमेट कर सकते हैं। स्मॉल अयोटिक एन्यूरिज्म्स डिटेक्ट करना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है इस वे से, लेकिन जब लार्ज वन प्रेजेंट होता है तो उसकी विथ असेस हो सकती है बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑन ईदर साइड ऑफ इट एंड इट्स एक्सपेंसाइल कैरेक्टर जब नोट किया जाता है बाय द फैक्ट व्हेन पल्सेशन अकर्स द विथ बिटवीन द फिंगर इंक्रीजेस। अयोटिक एन्यूरिज्म के केस अयोटा यदि पैल्पेट हो जाता है तो लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने की कोशिश करनी चाहिए जो अलोंग द अयोटा लाई करती हैं। हर किसी में पैल्पेबल नहीं होती, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकते हैं या सर्टेन डिजीज़ में वो एविडेंट हो जाती हैं। पैरा अयोटिक नोड्स जो हैं पैल्पेबल होती है ओनली व्हेन कंसिडरेबली एनलार्ज, यानी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कोई ना कोई डिजीज़ होगी। कैसी फील होती हैं? राउंडेड, फर्म, ऑफन कॉन्फ्लुएंट, फिक्स्ड मासेस इन द अम्बलाइकल रीजन में फील होंगी एंड ऑफन एपिगेस्ट्रियम अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ अयोटा। ये दो जगह फील हो सकती है, अम्बलाइकल रीजन में एंड एपिगेस्ट्रियम में अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ अयोटा। पैरायोटिक लिम्फ नोड्स जब एनलार्ज होंगी तो यहाँ फील हो सकती हैं एंड ये इन स्पेशल केसेस आप देख सकते हैं। अब आते हैं कॉमन फीमोरल वेजल्स पे, जो कि कहाँ मिलती हैं? जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस में हमें पैल्पेट करना है, ग्रोइन रीजन में। तो हमें क्या करना है? पल्स ऑफ राइट इंडेक्स फिंगर, मिडल एंड रिंग फिंगर्स, ये तीनों के पल्प रखने हैं, राइट ग्रोइन में पहले रखेंगे और वहाँ पे उसको फील करने की कोशिश करेंगे, उनकी पल्सेशन की स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करेंगे। एंड सिमिलरली इन्हीं फिंगर से राइट ग्रोइन में करने के बाद लेफ्ट ग्रोइन में करना है और दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि यदि एक में कम एक में ज़्यादा आ रही है या कुछ गड़बड़ी है तो आगे डेफिनेटली टेस्ट के लिए रेफ़र करना है। स्ट्रेंथ और कैरेक्टर दोनों साइड्स का कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हम किसी का जो है गैंग्रीन यदि कहीं होने वाला है ड्यू टू ब्लॉकेजेस ऑफ दीज वेजल्स, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सही टाइम पे हमने ये एग्जामिनेशन करके कैरेक्टर और स्ट्रेंथ में जो डिफरेंस है वो ले लिया और सही टाइम पे एग्जामिनेशन के लिए रेफ़र कर दिया तो बहुत बार पेशेंट एम्पुटेशन से बच जाता है। दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ होती है कि ब्लड वेसल्स का यदि हम चाहे वो कहीं की भी हो, यदि हम पल्सेशन चेक किए बिना एम्पुटेट कर देते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ CTVS वहाँ की ब्लड वेसल क्लियर करने से ठीक हो सकती थी, उन केसेस में पूरा लेग एम्पुटेट करना पड़ा है पेशेंट का, क्योंकि पहले नीचे से किया, फिर और ऊपर से किया, फिर फाइनली यहाँ से मिड थाई से करना पड़ा, क्योंकि अगेन वहाँ पे पल्सेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, ब्लड फ्लो ढंग से चेक नहीं किया गया और वो जो कि एक CTVS एग्जामिनेशन करके और एक CTVS स्पेशलिस्ट उसको रिस्टोर कर सकते थे अगर बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। और यदि ब्लड फ्लो में दिक्कत आने लग गई है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत अच्छा काम करती हैं।
सो ये हमें एग्जामिनेशन पल्सेशंस का इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक केस जो मैंने आपको बताया। तो ये करके फिर हम अपना फिनिश करते हैं अयोटा एंड कॉमन फीमोरल वेजल्स का पैल्पेशन। अब एक चीज़ हमें यहाँ याद रखने की, हो सकता है इंस्पेक्शन के वक्त हमने बहुत ज़्यादा डायलेटेड वेन्स देखी हूँ चेस्ट पे और अब्डोमिनल वॉल पे, मोस्ट प्रोबेबली इंफीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन में, जिसमें इडीमा लिम्स का होता है, बटक्स ग्रॉइंस का होता है, लेकिन वेन्स भी बहुत प्रोमिनेंट होती है चेस्ट वॉल और अब्डोमिनल वॉल पे। तो बेसिकली वो डायलेटेड एनास्टोमोसिटिक चैनल्स रिप्रेजेंट कर रही होती है बिटवीन द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सर्कमफ्लेक्स iliac veins below and the lateral thoracic veins above, जो कि डाइवर्टेड ब्लड को कन्वे कर रही होती है फ्रॉम लॉन्ग सेफिनस वेन टू एक्सिलरी वेन। और इस केस में जनरली जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो अपवर्ड्स होता है, लेकिन यदि वेन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिटरमाइन करना है, तो हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के करने के बाद आती है, बिकॉज उसमें आपको विजुअली एंड आपके फील का सेंसेशन भी अलर्ट रहना चाहिए। तो सपोज़ ये सुपरफिशियली जो हमें विजिबल वेन है वो है। अब इसका जो नॉर्मली नहीं होती एब्डोमिनल वॉल या चेस्ट वॉल पे, यदि हमें इसका ब्लड फ्लो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो डिटेक्ट करना है, तो हमें 2 फिंगर्स प्लेस करनी पड़ेंगी एक सर्टेन डिस्टेंस पे इस वेन पे साइड बाय साइड। अब लोअर फिंगर को स्लाइटली मूव करेंगे धीरे 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 धीरे, और आपको फील होने लगेगा कि एम्प्टी हो रहा है, हो सकता है ब्लड वेसल एम्प्टी हो रहा है। अब ये एम्प्टी हो गया, और अगर सपोज़ यहाँ पे ऐसा कोई वॉल्व है जो इस ब्लड को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो वो रिगर्जिटेशन प्रिवेंट हो रहा है। अब इस फिंगर को वापस से इधर रखकर धीरे धीरे अपर फिंगर मूव करेंगे, और जो ये एम्प्टी रीजन है वो धीरे धीरे फिल होने लगेगा। वो विजिबली भी आप देख सकते हैं, एकदम मूवमेंट होगा ब्लड वेसल का, और आप जैसे जैसे ऊपर को करते जाएंगे वो थोड़ा फीलिंग सेंसेशन भी होगा कि ब्लड फ्लो वहाँ पे हो रहा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो सब जो है इम्प्लाई करेगा कि ऊपर से ब्लड जो है नीचे की तरफ आ रहा है, एंड इससे हम वेन्स के ब्लड फ्लो का डायरेक्शन पता कर सकते हैं यदि हमें और डिटेल में एग्जामिनेशन वहीं पे कंडक्ट करना है तो। अब इंस्पेक्शन में हमने एक केस की बात की थी जहाँ पे इन्फेंट्स में एक कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑफ इन्फेंसी देखी जा सकती है, और उसमें एक विजिबल पेरिस्टालिसिस होगा, ये इंस्पेक्शन का पार्ट हो गया। ग्रॉसली हाइपरट्रोफिड सर्कुलर मसल ऑफ द एंट्रम एंड पाइलोरस फील हो सकती है ट्यूमर की तरह राइट ऑफ द मिड लाइन इन द एपिगैस्ट्रियम में। अब ये कैसे पैल्पेट करेंगे, तो मदर को बोलेंगे कि बेबी को वो फीडिंग पोजीशन में होल्ड करे, आप एट द बैक साइड ऑफ द बेबी खड़े होंगे, एंड जब आप ऐसे खड़े होंगे और चाइल्ड ऐसे मदर की लैप में होगा, तो अब्डोमिनल मस्कुलेचर चाइल्ड का रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंफर्टिंग पोजीशन में, साथ साथ वो ऐसी पोस्चर में बन गया जब अब्डोमिनल मसल्स का रिलैक्स होना पाया जा सकता है। एंड इस केस में आप सफिशेंटली फील कर पाएंगे वॉलनट साइज स्वेलिंग कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑफ इन्फेंसी के केस में, जहाँ पे हाइपरट्रोफिड सर्कुलर मसल आपको फील हो सकती है इन दी टू द राइट ऑफ द मिड लाइन इन द एपिगैस्ट्रियम, एज अ ट्यूमर आपको फील हो सकती है। तो ये पैल्पेशन का एक पार्ट जो हमने इंस्पेक्शन में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, तो ये वो है। एक सर्कशन स्प्लैश सर्टन केसेस में ऑब्जर्व किया जाता है, वो हम परकशन में उसको कवर करेंगे। बट यहाँ पे अब आगे जो है कॉजेज ऑफ डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टी ऑन पैल्पेशन की, क्यों पैल्पेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, डायग्नोसिस में क्या कॉजेज उसके रहते हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब कुछ चीज़ें एग्जामिनेशन के वक्त, पैल्पेशन के वक्त एग्जामिनर को डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टी फेस करने पे मजबूर कर सकती हैं। उनके एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ। तो जब थिन और लैक्स पेशेंट्स में, जिनमें थिन और लैक्स एब्डोमिनल वॉल होती है, तो जो फीसिस होता है कोलोन में वो रिजेंबल करता है अपीयरेंस में एक एब्डोमिनल मास की। पेल्विक कोलोन फ्रीक्वेंटली पैल्पेबल रहता है, पर्टिकुलरली व्हेन लोडेड विथ हार्ड फीसिस। कैसा फील होता है? इट इज़ फेल्ट एज फर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सम 12 सेंटीमीटर इन लेंथ,
situated low down in the left iliac fossa, parallel to the inguinal ligament. Cecum often palpable होता है in the right iliac fossa as a soft rounded swelling with indistinct borders. तो ये दो चीज़ें जो लेफ्ट और राइट iliac fossa में पैल्पेट हुई, ये हो सकता है हमें लगे कि कोई मास है, अंडरलाइंग मास है, तो वो हम फर्दर एग्जामिनेशन से रूल आउट कर सकते हैं या फर्दर टेस्ट से रूल आउट कर सकते हैं. ट्रांसवर्स कोलॉन कभी कभी पैल्पेबल होता है एपिगेस्ट्रियम में. कैसा फील होता है? इट फील समवॉट लाइक पेल्विक कोलॉन, लेकिन लार्जर एंड सॉफ्टर होता है विद डिस्टिंक्ट अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर्स एंड अ कन्वेक्स इंटीरियर सरफेस. जो देखा जाता है जनरली शेप उस कोलॉन का पिक्चर्स में, वैसा ही फील होगा. अपर लोअर बॉर्डर दिखेगा कन्वेक्स शेप में, वो फील होगा. फीकल मास यूजुअली डिसअपियर हो जाएगा ऑन रिपीटेड एग्जामिनेशन, लेकिन उसका जो एन इंडेंटेशन विद प्रेशर जो है वो देखा जा सकता है. और ये इंडेंटेशन विद प्रेशर जो है कोलोनिक मेलिग्नेंसी के केस में नहीं देखा जा सकता. एपिगेस्ट्रियम में मस्क्यूलर बेलीज ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस लाइंग बिटवीन इट्स टेंडनस इंटरसेक्शंस फील हो सकती हैं, जो कि मिमिक कर सकती हैं एक अंडरलाइंग मास एंड गिव राइज टू कन्फ्यूजन. इस केस में हम पेशेंट को वो बोल सकते हैं कि वो एब्डोमिनल मसल्स अपनी टेंस कर ले, एकदम टाइटली होल्ड कर ले, एंड ये जो क्या कहते हैं मास मे बी फेल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. ये वाला जो हमें मास फील हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट फील हो सकता है एंड हमारा कन्फ्यूजन दूर हो सकता है. ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये रिपीटेड एग्जामिनेशंस हम बहुत सारे पेशेंट्स पे करते हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है. प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट थ्योरी के नॉट बी अंडरमाइंड. सो ये था पैल्पेशन, लेकिन इसका एक पार्ट अभी बचा हुआ है और वो पार्ट है व्हाट टू डू व्हेन एन एब्डोमिनल मास इज पैल्पेबल. यदि कोई एब्डोमिनल मास आपको मिल गया है तो आपको क्या करना है, कैसे उसको पैल्पेट करना है, और फर्दर ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. सो वी विल हैव in total at least 3 videos of palpation in abdominal examination. So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much. Mention your comments in the comment section. Thank you.